कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, माय नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं YJ सक्सेस ट्रैक। वेलकम टू माय YJ सक्सेस ट्रैक क्लासेस। हम लोग अभी लाइव क्लासेस कंटिन्यूसली कर रहे हैं गुजरात के एग्जामिनेशन के लिए, आपके महाराष्ट्र के एग्जामिनेशन के लिए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, कुछ आज टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो कि आपके बॉलर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है, और ये किसी भी बॉलर ऑपरेटर को जानकारी रखना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक लेबर, चाहे वो फायरमैन में क्यों ना काम करता हो, अगर ये सारे वीडियो अगर देखेगा ना तो उसका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो चलिए, आज मैं आप लोग को एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक है हमारा बॉयलर एनडीटी के ऊपर। बॉयलर एनडीटी टेस्ट क्या होता है? एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एक होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो आज हम लोग केवल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे से बात करेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत रहेंगे, और इनके हर एक पॉइंट को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एक्चुअल में उसका पर्पस क्या होता है, हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो बॉयलर में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने का मेन उद्देश्य होता है हमारा कि किसी भी बॉयलर के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होगा, फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन द गुड ऑफ एनडीटी इज टू इंश्योर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्रॉपरली मेंटेन इन ऑर्डर टू अवॉइड कैस्ट्रोफिक एक्सीडेंट। कैस्ट्रोफिक एक्सीडेंट किसी भी बॉयलर में जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं या कोई भी पार्ट आप बॉयलर का मंगाते हो, तो जब तक उसकी पूरी चेकिंग ना हो जाए ना, तब तक वो आपके काम के लायक है कि नहीं, ये हमको पता नहीं चल पाता। कई बार ऐसा होता है कि 20 मंजिल 30 मंजिल का इमारत खड़ा हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि उसके पिलर में क्रैक है। तो ये सारी चीज क्या है, जब पूरा खड़ा कर दिए तो आपका सामान तो पूरा बेकार हो गया ना। तो वही चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना है। तो किसी भी कॉमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्योंकि इसके द्वारा आपका जो भी आप प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे वो खराब नहीं होता। दूसरा चीज, इसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आता। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होगा, जो मेटल आप स्पेसिमेन यूज कर रहे हो वो तुरंत खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में टूटने के कोई चांसेस नहीं होते, उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं होता। इंपॉर्टेंस ऑफ एनडीटी, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला आता है सेविंग फॉर मनी एंड रिसोर्सेस। आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको बाद में तोड़ के टेस्ट करोगे तो आपके रिसोर्सेज तो गया ना, साथ में बनाने का जो पैसा है वो भी गया। तो इससे क्या होता है, आपके सेविंग होती है, क्योंकि हम उस मेटल को तोड़ते नहीं हैं और पहले एग्जामिन कर लेते हैं। दूसरा आता है सेफ्टी फॉर पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स। खुद की सेफ्टी, अगर आप भाई 30 मंजिल खड़ा कर दे, नीचे का पिलर अगर आपका अच्छा है तो ठीक, अच्छा नहीं है तो खुद का तो रिस्क है ही, साथ में इक्विपमेंट भी चले जाएंगे, ठीक है। तो सेफ्टी फॉर पर्सन एंड इक्विपमेंट। तीसरा आता है हमारा एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो एनडीटी मेथड हैव बीन प्रूवन एक्यूरेट एंड प्रिडिक्टेबल बोथ क्वालिटी यू वांट। आप जो चाहते हो ना वो क्वालिटी के बना सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के बना सकते हो। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी। एनडीटी मेथड अलाउ फॉर द थ्रू एंड रिलायबिलिटी क्विक इवैल्यूएशन। एफिशिएंसी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए और सेविंग होना चाहिए। यही हमारे इंपॉर्टेंस है एनडीटी के। नेक्स्ट आता है, हियर आर द मोस्ट कॉमनली फॉलोड ऑर्गेनाइज इन द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग एनडीटी इन कोड्स। ऐसे बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन हैं, मात्र जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एनडीटी टेस्ट को एक्ट करता है और कोड प्रोवाइड करता है? तो सबसे पहला आता है हमारा एपीआई मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। दूसरा आता है ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड तीसरा आता है हमारा ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ज़्यादातर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ASME का ज़्यादातर हम लोग इसी का ही टेस्टिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो बॉयलर में अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग हम लोग टेस्ट करते हैं। तो जनरली
जो एनडीटी टेस्ट होता है वो डिफरेंट 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है विजुअल टेस्टिंग। विजुअल टेस्टिंग में आप क्या करोगे, केवल जो नॉर्मल आंखों से आप देख पा रहे हो, जो नॉर्मल आंखों से आप देख लो, जैसे कि सरफेस पर यदि कोई क्रैक है, सरफेस कोई टूट गया है, बर्नर से कहीं पर लीकेज है, या कोई ब्लो होल्स आपको दिख रहा है तो ठीक है, कहीं पर मेटल टूट के पूरा गिर गया है, या जो भी आपको प्रॉब्लम जो सामने दिखाई देते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे विजुअल टेस्टिंग के अंतर्गत। सेकेंड आता है रेडियोग्राफी टेस्टिंग। रेडियोग्राफी टेस्टिंग में आप जान ही रहे हो कि किसका उपयोग करते हैं हम लोग? जनरली एक्सरे और वाई रे। एक्सरे और वाई रे, ये आपके अभी के पेपर में पूछा गया था। एक्सरे एंड वाई रे। वाई रे को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली गामा के नाम से जाना जाता है। एक्सरे एंड वाई रे, गामा, ये अभी के असिस्टेंट मैनेजर के पेपर में पूछा गया था। पेपर में आया था कि रेडियोग्राफी टेस्टिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एक्सरे का या गामा रे का? दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आपका क्या था? गामा रे था, लास्ट ऑप्शन में एक्सरे था। तो दोनों के ऑप्शन आंसर सही हैं, लेकिन जो पहला आता है उसको लगाया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग अब देखते हैं किसको माना जाता है। पहले में जो आया उसी को ही मानना चाहिए। सेकेंड आता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे? साउंड वेव का। इसमें साउंड वेव की हर्ट्ज कितनी होती है? तो 1 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 1 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग किया जाता है। एडी करंट टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? करंट सप्लाई के द्वारा हम लोग उसकी मेटल के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड सरफेस तथा डायमीटर और थिकनेस को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो करा करके चेक किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रू। नेक्स्ट आता है अकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग। अकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग में हम लोग उसके जितनी भी आपके अकॉस्टिक के द्वारा मीन्स जितने भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो प्रॉब्लम आते हैं उसके द्वारा जो भी आपके प्रॉब्लम आए उसको चेक करने के लिए अकॉस्टिक टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। और इसके द्वारा भी हम लोग अकॉस्टिक के कारण जो जंग के वजह से या क्षय हो गया है उसके लिए हम लोग अकॉस्टिक टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे? मान के चलो कि किसी दीवार में अगर आप पानी मारोगे तो देखना उसका जो क्रैक है वो दिखाई देता है। नॉर्मल आंखों उससे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे आप पानी मार दोगे तो क्या हो जाएगा? वो दिखाई देना चालू हो जाता है। तो जो वो क्रैक दिखाई दे रहा है मिस क्या हो रहा है? वहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? मेटल के ऊपर हम लोग पानी डाल देंगे, पानी डाल के देखेंगे जहां पर पानी रुकेगा मीन्स वहां पर क्रैक है। नेक्स्ट आता है लीक टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग में आपके फर्नेस लीकेज, हाइड्रो टेस्ट वगैरह जो करते हैं, वाटर लीकेज को चेक करते हैं, ये हमारा लीक टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। और ये सभी आटो के आटो क्या है? ये एनडीटी हैं। एनडीटी मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। चलिए एक एक कर समझते हैं कि विजुअल टेस्टिंग क्या होता है। विजुअल टेस्टिंग में हम लोग जनरली डिफरेंट टाइप्स के चीज को विजुअल टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट विजुअल टेस्टिंग होता है क्या? इसको देखते हैं। विजुअल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग विजुअल डेटा ऑन द स्टेटस ऑफ मटेरियल। विजुअल टेस्टिंग इज द मोस्ट बेसिक वे टू एग्जामिन अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट विदाउट अल्टरनेटिंग ऑफ इट इन एनी वे। किसी भी तरीके से जब आप विजुअल टेस्टिंग देखते हैं, विजुअल डेटा आप लेते हो, विजुअल डेटा मीन्स मैं इसको देख रहा हूं, हाँ क्लियर विजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है मीन्स इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसको तोड़ के थोड़ी देखूंगा ग्लास को, ठीक है? तो आपको विजुअली जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है? विजुअल एंटिटी है। कुछ गलती दिखाई दे रहा है तो वो विजुअल एंटिटी है। विजुअल एंटिटी के अंतर्गत कुछ चीजें और ध्यान में रखना है, जैसे कि विजुअल टेस्टिंग कैन आल्सो बी डन विद द आरवीआई। आरवीआई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आरवीआई के ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए भी आता है बीओई के एग्जाम में। रिमोट विजुअल इंस्पेक्शन जिसको बोला जाता है, रिमोटली उसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है विजुअल इंस्पेक्शन फॉर द अदर पार्ट ऑफ बॉयलर। बॉयलर के लिए डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, जैसे हमारा सबसे पहला आता है बर्नर। बर्नर को हम लोग देख करके समझ सकते हैं कि हाँ बर्नर में भैया चोक हो गया है तो उसको साफ करना है, दिख रहा है हमको बर्नर खराब हो गया है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है विंड बॉक्स। विंड बॉक्स कहीं से अगर फटा रहेगा तो वहां से एयर बाहर आएगा, वो दिखेगा हमको। नेक्स्ट आता है हमारा हैंगर फॉर राइस पाइप। जो हैंगर्स लगे रहते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स को क्या करता है, वो हैंगिंग करके रखता है बॉयलर के ऊपर। तो हैंगर को आप देख करके समझ सकते हो, कहीं का थ्रेड तो निकल नहीं गया, कहीं का नट तो नहीं निकल गया, कहीं का बोल्ट तो नहीं है, कहीं का हैंगर टूट तो नहीं गया है, कहीं का रिवेट तो नहीं टूटा है। ये सभी चीज को हम लोग किसको देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आउटर केसिंग। आउटर केसिंग और स्किन केसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बॉयलर के लेयर्स को पूरा समझने के लिए। आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं बट समझ जाओगे, है ना। आउटर केसिंग, स्किन केसिंग जो होता है ये हमारे बॉयलर के वॉल्स के अंतर्गत आते हैं कि ट्यूब के बाद क्या रहेगा क्या रहेगा क्या रहेगा, ये बहुत सारे लेयर्स में होता है। इसको अभी मैं बता दूंगा क्या चीज होता है। नेक्स्ट आता है बक स्टे। बक स्टे आपके क्या करता है, एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन को रोकता है और ये पूरे ट्यूब को क्या करता है, पकड़ के रखेगा और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं देता, प्लेइंग ज्यादा नहीं देता है, कम प्लेइंग देता है जितना हम यूज कर सकें या जितने में लीकेज ना हो। क्लियर है। तो आज ये है। अगर इसके आगे और पढ़ना है तो चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। आज थोड़ा सा जल्दीबाजी है, नहीं तो आप लोग को पूरा पढ़ा देता। चलिए, ये हमारे बॉयलर का बर्नर है, बॉयलर बर्नर। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा विंड बॉक्स, फिर थर्ड आता है हमारा हैंगर फॉर राइजर ट्यूब, जो हैंगिंग करेंगे इसमें। ठीक है, यहां पे रख देता हूं इसको। तो ये तीन चीजों को समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला आता है बॉयलर बर्नर। बॉयलर बर्नर क्या होता है, जो एयर और फ्यूल के मिश्रण को तैयार करता है और जलाने के लिए सहायक होता है। एयर और फ्यूल के मिश्रण को जलाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा, वो फर्नेस में आग जलाने में इसका काम करता है। मींस जो भी फ्यूल बॉयलर पे जलता है वो कहां पे जलेगा, तो बर्नर पे जलेगा। जैसे हमारे गैस स्टोव का बर्नर, जहां पर हमारा एयर और फ्यूल का मिश्रण क्या होता है, जलता है, वो हमारा बर्नर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है विंड बॉक्स। विंड बॉक्स का काम क्या रहेगा, एयर के प्रेशर को फर्नेस और विंड बॉक्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है, विंड बॉक्स का प्रेशर क्या होगा, अलग रहेगा, फर्नेस का प्रेशर अलग रहेगा। फर्नेस का प्रेशर माइनस में रहता है जबकि विंड बॉक्स का प्रेशर पॉजिटिव में होता है। विंड बॉक्स का काम क्या होगा, फर्नेस में नेगेटिव और विंड बॉक्स में पॉजिटिव प्रेशर। अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो वो बैकफायर करने के चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हैंगर फॉर राइजर ट्यूब। हैंगर फॉर, जितनी भी ये लटके हुए हैंगर्स देख रहे हो ना, ये सभी क्या करता है, ट्यूब को होल्ड करके रखता है और ऊपर में ये जो नट बोल्ट के थ्रू इसको टाइट करके रखते हैं हम लोग। अगर ये हैंगर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉयलर का ट्यूब नीचे आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, अभी एक एक करके सब चीज को और बता दूंगा अच्छे से। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटर केसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को जानना जरूरी है। ये जान जाओ अभी, फिर उसके बाद में आगे और पढ़ेंगे हम लोग। देखो बॉयलर में कौन कौन से लेयर्स होते हैं, आउटर केसिंग और स्किन केसिंग क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। ये वाला देख रहे हो, ये बॉयलर के ट्यूब्स हैं, बॉयलर के ट्यूब हैं। उसके बाद एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, फिर एक लेयर ये है। टोटल कितने लेयर्स हैं हमारे पास, तो बॉयलर के ट्यूब, फिर इसके बाद एक और 2 3 4 5 लेयर्स होते हैं। किसी भी वॉल में 5 लेयर होता है। तो देखो सबसे जो अंदर वाला वॉल रहेगा वो क्या कह रहा है, हमारा ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर वॉल के नाम से जाना जाता है। फिर सेकेंड में जो रहता है हमारा, वो क्या रहेगा, हमारा सेकेंड लेयर जो रहता है हमारा, ये बॉयलर केसिंग, जो कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बनाया जाएगा। रिफ्रैक्टरी मटेरियल होगा, ठीक है। वाटर वॉल के बाद रिफ्रैक्टरी मटेरियल के बाद में एक प्लेट लगाया जाएगा। ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो दिख रहा है, इस रिफ्रैक्टरी मटेरियल के बाद एक पतला सा प्लेट लगाया जाता है। ये प्लेट हमारा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इनर स्किन केसिंग कहलाएगा। इनर स्किन केसिंग कहलाएगा। इनर स्किन केसिंग के बाद में आपका एक इंसुलेशन का स्लैब रहता है, इंसुलेशन मटेरियल लगाया जाएगा। इंसुलेशन मटेरियल के बाद में आउटर केसिंग लगाया जाता है, फिर से एक प्लेट रहेगा। उसके बाद में एक चैनल रहेगा जिसको हम लोग वो जो कनेक्ट करते हैं ना, किसे कनेक्ट करेंगे, आपके
बक स्टे के साथ, ठीक है, जो बक स्टे के साथ कनेक्ट करते हैं वो वाला चैनल रहेगा। तो सबसे पहला रहेगा ट्यूब, दूसरा में आपका रिफ्रैक्टरी मटेरियल, तीसरा में इनर स्किन, चौथा में हमारा रहेगा रिफ्रैक्टरी ग्लास वूल, जो कि हमारा रहेगा ग्लास वूल या तो आपका इंसुलेशन बोल सकते हैं। इंसुलेशन के बाद में फिर से एक दीवार रहेगा, उसको बोलते हैं आउटर केसिंग। आउटर केसिंग के बाद में ग्रिफ्ट चैनल रहता है जो कि बक स्टे के साथ कनेक्ट होता है। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो भाई। तो आज का क्लासेस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे ख्याल से ये बहुत स्पीड में बना हुआ है, कभी और फुर्सत मिले तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 2 बार देख लेना, अगर समझ में नहीं होगा तो एक बार और देख लेना, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।